अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक और मैं हूँ आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, CPDI पीस टॉक में हम बात करते हैं बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। हम बात करते हैं जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हो रही होती हैं रीजन के अंदर। सो आज की हमारी गुफ्तगू का जो फोकस है वो मिडल ईस्ट रहेगा। आप सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान काफ़ी अरसे से काफ़ी टेंशन चल रही है और अभी रिसेंटली तुर्की की फैसिलिटेशन से एक मुज़ाकराती अमल भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये अमल उस वक्त शुरू है कि जब एक तरफ अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को ईरान के बहुत करीब किया हुआ है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी काफ़ी सख्त किस्म के जवाबी बयानात दिए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है उनका बयान आया है कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया इस मुज़ाकराती अमल में। तो आज की गुफ्तगू में हम मुख्तार साहब से इसी हवाले से बात करेंगे और ये समझेंगे कि पाकिस्तान को इनवाइट करने के पीछे क्या पस मंज़र है। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, अभी काफ़ी हमने बात की है पिछली एपिसोड्स के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई, लेकिन जो हालिया पेश रफ्त है वो ज़ाहिर है एक मुज़ाकराती अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब उसमें कितनी सक्सेस होती है तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है, कोई इनवाइट आया है, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द इन्विटेशन ऑफ पाकिस्तान टू ऑल दिस डायलॉग सिनेरियो? लेकिन सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने पिछले एक एपिसोड में बात की भी थी कि ऑप्शंस दोनों मुल्कों के पास अच्छे नहीं हैं। ईरान के पास भी कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है और अमेरिका के पास भी अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। दोनों की तरफ से एक जिंगोइस्टिक बयानिया मौजूद है। ईरान भी कह रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम अमेरिकी अहदाफ पे जो भी इस रीजन में मौजूद हैं हम उन पे हमले करेंगे और हम इसराइल पे भी हमले करेंगे। और उन्होंने अब उनकी एक डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी तो है, ख़ासतौर पे उनका मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी एडवांस्ड है और उनके पास एक बड़ा ज़ख़ीरा है मिसाइलों का। और फिर उनके पास जो ऑप्शंस हैं कि वो हरमुज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं और वो पूरे खित्ते में उन पे हमले से इनसिक्योरिटी हो सकती है। देखें ना, मिसाइल दुबई में गिर रहे हों, अबू धाबी पे गिर रहे हों, सऊदी अरब पे गिर रहे हों, दोहा पे गिर रहे हों, तो अब देखिए ये कितने बड़े कमर्शियल हब्स हैं जहाँ पे वेस्ट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया की हैं, पाकिस्तान की हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब्स हैं इस रीजन के। फिर यहाँ से पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो ईरान ये सारा कुछ कर सकता है, कम से कम कुछ अरसे के लिए कर सकता है। तो इस वजह से अमेरिका का हमला करना वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन अमेरिका के लिए भी नहीं है, क्योंकि फिर उनको इन सारे मुज़मरात से डील करना पड़ेगा और वो आसान नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के सोचने की है कि अगर यहाँ पे जंग हो जाती है और तो ईरान के अंदर अगर खाना जंगी हो जाती है तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि मुल्क के अंदर अगर रिजीम कोलैप्स हो जाए और खाना जंगी हो जाए तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक लीबिया के हालात ठीक नहीं हुए, अभी तक इराक के हालात ठीक नहीं हुए, अभी तक सीरिया के हालात ठीक नहीं हुए जहाँ पे रिजीम कोलैप्स हुए थे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की लर्निंग भी ये है। तो अमेरिका के पास ये ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। जब वो अपने ऑप्शन सोचता है तो उसमें फिर यही होता है कि मैं क्या करें, कि खाना जंगी होगी तो क्या होगा, रिजीम कोलैप्स होने के बाद दुबई पे मिसाइल गिरने लग गए, अबू धाबी पे गिरने लग गए, तो फिर क्या होगा? मतलब एक तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा, फिर यही अरब मुल्क जो हैं वो ज़ाहिर ये चाहते भी नहीं हैं। अरब मुल्क तो कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं चाहते और उन्होंने ईरान को एश्योरेंस भी दी है कि हम अपने बेसिस यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, वहाँ से करने देंगे। अच्छा, वहाँ से अमेरिका के ऑप्शन और लिमिटेड हो जाते हैं कि अब हम आपके पास वो लैंड बेस्ड ऑप्शन कम हो जाते हैं, कम से कम। इवन जॉर्डन की बात हो रही थी, लेकिन इवन जॉर्डन ने कहा है कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन अच्छा वो सारे ये मुज़मरात सोच रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से जब ये अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, अच्छा ईरान के ऑप्शंस भी दूसरी तरफ जो हैं वो इस वजह से ठीक नहीं है कि अगरचे वो ये सारा कुछ कर सकता है जो है, लेकिन अगर अमेरिकी हमला हो जाता है तो फिर वो नुकसान तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये वो मतलब ज़ाहिर है अमेरिका की ताकत को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता, सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसका भी बहुत नुकसान हो जाएगा, खासतौर पे जब रिजीम इंटरनली भी बहुत पावरफुल है। तो ऑप्शंस ईरान के पास भी अच्छे नहीं हैं, ऑप्शंस अमेरिका के पास भी अच्छे नहीं हैं। ईरान की एयर पावर नहीं है, उनकी अपनी एयर स्पेस को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो वीक हैं, और वो मिसाइल ज़रूर फायर कर सकते हैं लेकिन उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, और वो मिसाइल
फायर करके जहाँ पे नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर एक फुल फ्लैज अगर अमेरिकी हमला होता है तो वो खड़े नहीं हो सकते। वो उनको बिलाखिर 2, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते में जवाब देने की कैपेसिटी उनकी बतदरीज कम होती चली जाएगी, क्योंकि बहरहाल कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका के साथ, और फिर खासतौर पर जब इसराइल वगैरह भी साथ हो। तो इन हालात में मुज़ाकरात का शुरू हो जाना ये बज़ात खुद एक बड़ी अच्छी खबर है, और अगर इसमें मुसालत हो जाती है तो इट वुड बी विन विन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर ईरान एंड यूएसए बट आल्सो फॉर द होल रीजन। पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान इज़ ए इम्पोर्टेंट प्लेयर। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुख्तार साहब, ज़ाहिर है जो अभी तक उनकी शराइत सामने आई हैं उनमें दो बड़ी शराइत तो यही हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना ईरान बंद करता है, और दूसरा फिर लॉन्ग रेंज मिज़ाइल, ज़ाहिर है लॉन्ग रेंज मिज़ाइल के ऊपर उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त रिलाई कर रहा है। तो चले, तीसरी तो वो है कि यमन और हौसी वगैरह जो उनके वो है हिज़्बुल्लाह वगैरह उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल होगा ईरान के लिए भी इन मुज़ाकरात में इन ऑप्शंस को? मेरा अंदाज़ा ये है, अब ज़ाहिर ये सीक्रेट मुज़ाकरात होते हैं, और पहले भी मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली होते रहे हैं, ये नहीं क्योंकि पहली दफ़ा हो रहे हैं। अभी तुर्की की बात हुई, फिर ओमान की बात हो रही है, जिसके हवाले से पाकिस्तान को इन्विटेशन मिला है। अच्छा, उस आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इन्विटेशन का मिलना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो रिकग्निशन है कि पाकिस्तान इस खत्ते का एक अहम मुल्क है, लेकिन आप हर किसी को तो नहीं बुलाते हैं ना, किसी की अहमियत कोई होती है तो आप बुलाते हैं। तो पाकिस्तान को इस टेबल पे बुलाया जाना एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, ज़ाहिर है इसके लिए पार्टियों ने इत्तेफाक किया होगा, ईरान ने भी एतमाद का इजहार किया होगा, अमेरिका ने भी एतमाद का इजहार किया होगा कि हाँ इसका टेबल पे बैठना यूज़फुल हो सकता है। और वो फिर जब उस पर मुज़ाकरात होंगे तो फिर क्या कोई गारंटी किसी ने देनी है, क्या ईरान के फ़िज़ाइल मटीरियल कहाँ पर मूव करना है, उस हवाले से किसी ने जिम्मेदारी लेनी है। तो इस तरह की चीज़ें वो उसमें ज़ाहिर तय होती हैं। तो बीच में जो मुल्क बैठे होते हैं उनका भी एक वो होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान का एक जियोपॉलिटिकल स्टेटस बढ़ा है हमारे सारी दुनिया में, और ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट में जो हमें एक रोल जिसकी बात हो रही है, वो ज़ाहिर सऊदी अरब के पास डिफेंस पैक्ट हो जाना, फिर ये जो है लिबिया के साथ भी हमारा वहाँ पे उस ग्रुप के साथ जो हम ये जो है JF थंडर की उसकी बात हो रही है। तो मतलब तुर्की के साथ जो इतना अच्छा रिलेशनशिप पाकिस्तान का एक ट्रस्ट का बना हुआ है। अज़रबैजान जो ईरान के बॉर्डर के साथ है, अच्छा ईरान के अंदर एक आज़री मूवमेंट भी है, और पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, अज़रबैजान और ईरान के ताल्लुकात में कुछ न कुछ खटास रहती है, लेकिन अभी अज़रबैजान ने भी कहा है कि वो अपने बेसिस यूज़ नहीं करने देंगे किसी को। तो अब देखिए ये कैसे प्ले कर रही है। पाकिस्तान अज़रबैजान के अच्छे ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान भी कह रहा है हम एयरपोर्ट यूज़ नहीं करने देंगे या एयर स्पेस यूज़ नहीं करने देंगे, हालांकि उनके आपस के ताल्लुकात में इतनी अच्छा है वो नहीं है। तो मतलब उसमें आपको कहीं लगता है कि मुझे लगता है बिहाइंड द कर्टन काफ़ी अच्छा रोल पाकिस्तान का है। अच्छा, अब जो बात है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, देखिए जो ट्रंप तो एक लंबी लिस्ट लेकर आएगा ना, वो हो सकता है रिजीम के लोगों के हवाले से भी हो कि इनको ये बदलें, लोगों को इनको सजाएं दें, ये करें वो करें, एक इस हवाले की भी होंगी। आप जमहूरियत लेकर आएँ, इलेक्शन करवाएं, तो ये भी फरमाइशें होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में 3 डिमांड्स जो अमेरिका की तरफ से होंगी ना, वो होंगी नंबर 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि आप अपना ये फ़िज़ाइल मटीरियल छोड़ें, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। आपने अगर NPT के दायरे के अंदर रहते हुए अगर कोई पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी करना है तो उसके लिए यूरेनियम एनरिच आप खुद नहीं करेंगे, वो आपको बाहर से मिल जाया करेगी, और वो IAEA के स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स में होगी। तो आपने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए लगाना है तो ज़रूर लगा लीजिए, लेकिन ये वेपन प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, और ये आप अपनी ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं मुल्क के अंदर ये बंद करें और ये ख़त्म करें, और जो फ़िज़ाइल मटीरियल है वो हवाले करें। किसके हवाले करें ये बातें होने वाली होगी, हमारे हवाले करें या पाकिस्तान को दे दें आपके लिए सेफ कीपिंग के लिए, तुर्की को दे दें, रशिया को दे दें, वो फिर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो या IAEA को दे दें, लेकिन वो कहेंगे कि आप नहीं रखेंगे। तो एक डिमांड उनकी ये होनी है। दूसरी उनकी डिमांड होनी है कि ये मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करें या कम से कम कैप करें। ख़त्म मतलब कि अब आप मिसाइल बनाएंगे ही नहीं, और कैप मतलब कि आपको उसकी कोई लिमिट लगा लें कि ये 1000 किलोमीटर से लंबी मार करनी होगा या 500 किलोमीटर से लंबी मार। फिर उसकी वो जो उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस है मिसाइल का, उनका मेजर तो एनिमी इजराइल ही है जिसकी वजह से exactly. लेकिन वो ये चाह रहे होंगे कि वो भी तो इसी वजह से कहेंगे ना कि आप मिसाइल प्रोग्राम खत्म करें। और तीसरा उनका मुतालबा होगा कि जो आपके प्रॉक्सीज हैं वो भले हुतीस हों या हिजबुल्लाह हो या सीरिया और इराक के अंदर कोई हैं तो उनसे आप अपना ताल्लुक ख़त्म करें। तो ये 3 मेन मुतालबात होंगे मेरे ख्याल में, जिस पे ख़ास तौर पे फोकस होगा। बाकी बातें भी होंगी, लेकिन वो एक वो होगा अच्छा चलो हम होता है ना बार्गेनिंग के लिए आप 10 चीज़ें लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो जी फिर हम ये छोड़ देते हैं, लेकिन ये 3 तो माने ना, ये 5 तो माने ना। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली 3 पे बात होगी।
जो अभी तक इशारे मिले, मुझे लगता है कि ईरान बिल्कुल तैयार है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। उसने पहले भी कर लिया था। वो ऑलरेडी ये कहते हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। उसके हवाले से वो उनका एक फतवा भी मौजूद है खमनाई साहब का, अच्छा, कि जी हम तो न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं, ये तो इमोरल वेपन है, हमें बनाने भी नहीं है। अच्छा, तो इस हवाले, अच्छा, इस पर एक ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उनकी स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने ये कहा है जी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी फुली एग्री। वो तो एक्चुअली पब्लिकली भी कह रहे हैं कि हम तो एग्री करते हैं इससे कि नो न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, एक्चुअली वो यही बात कर रहे हैं कि हमारा तो फतवा मौजूद है, हम तो न्यूक्लियर वेपन बनाना भी नहीं चाहते, कभी उन्होंने कहा भी नहीं है। वी फुली एग्री दैट कुड बी अ वेरी गुड डील। वो कह रहे हैं कि इस पे डील हो सकती है। अच्छा, इन रिटर्न वी एक्सपेक्ट सैंक्शंस लिफ्टिंग। अच्छा, अगर तो यहाँ पे डील हो जाती है ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बंद कर देते हैं, फिजाइल मटेरियल भी छोड़ देते हैं और उसके बदले में सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, तो ये विन विन होगी। अच्छा, इस पर निस्बतन आसानी से डील हो सकती है, क्योंकि उस सूरत में न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका ख़त्म हो गया, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा, वो सेफ गार्ड्स के अंदर, और जितना फिजाइल मटेरियल चाहिए होगा वो बाहर से आ जाया करेगा, लेट्स से रशिया से आ जाया करेगा, चाइना से आ जाया करेगा। तो वो ट्रम्प भी कहेगा कि हमारी विन विन हो गई, मैं तो ख़त्म करवा दिया जनाब। वो पहले जो एक डील हुई थी उसमें तो जी इस तरह की पाबंदी नहीं थी, तो अब देखिए हमने तो फिजाइल मटेरियल ही वापस ले लिया। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे हो जानी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रम्प अगर कोई बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहा हो, अगर उनका कितना प्रेशर होगा, अगर तो वो न्यूक्लियर मिसाइलों पे ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्योंकि वजह यह है कि आप अपनी सेफ्टी, ईरान की सोच क्या होगी, ईरान की सोच ये होगी कि ये मुझसे पहले इस पे बात पे एग्री करवाएंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ो, फिर एग्री करवाएंगे मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करो, फिर जब मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और हम निहत्ते हो जाएंगे तो फिर ये एक दिन आ जाएंगे और रिजीम चेंज करेंगे। वो उनको ये लगेगा, उनका ट्रस्ट का कोई वो नहीं है, वो कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी है कि पहली फेज़ में इनसे ये सारा करा लो और जब हम बिल्कुल निहत्ते हो जाएंगे तो ये बिल आखिर ये रिजीम चेंज करवाएंगे। तो रिजीम इस बात पे कभी नहीं मानेगी, मिसाइलों पे नहीं मानेगी, वो प्रॉक्सीज पे भी मुश्किल है मानना, लेकिन वो एक लेकिन उस पर निस्बतन वो भी आसान है, वो कह देंगे हाँ नहीं करेंगे, फिर कुछ सीक्रेट ही हो सकता है चलता भी रहे, लेकिन ये कहेंगे कि जी नहीं ठीक है जी हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, वो जैसे पाकिस्तान कहता है ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पे इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं, हाँ जी, और को कहते हैं जी नहीं इनका ताल्लुक है, हम कहते हैं नहीं है, तो वो ईरान भी यही कर सकता है, वो कहेंगे वो मान जाए कि हाँ ठीक है जी हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, लेकिन मिसाइल वो चीज़ है जिस पे शायद वो that is almost equal to agreeing to the collapse, कि हम अब हमारी रिजीम जो है वो बेशक collapse कर जाए, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए ज़ाहिर कि खुदा करे कि ये हो जाए, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उसके बहुत ज़्यादा मुज़मरात हैं इस सारे खित्ते के लिए। अच्छा, और यहाँ पे लेकिन अच्छी बात ये है, जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इसराइल का मफाद इसी में है कि रिजीम collapse करे और बेशक सिविल वार हो जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट इसराइल के साथ नहीं है। अच्छा, वो हम आमतौर पे समझते हैं कि इसराइल और अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा जैसे को बिल्कुल ही एक पेज पे होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह इस पॉइंट पे नहीं है। अच्छा, ट्रंप का इंटरेस्ट भी अलाइन नहीं है, क्योंकि ट्रंप भी इस जंग में फंसना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर तो वो न्यूक्लियर पे मुआहदा करवा के वापस चला जाता है तो वो पब्लिक को कह सकता है मैंने जंग लड़े बगैर मसला हल कर दिया, न्यूक्लियर ईरान का मसला कर दिया है। लेकिन अगर वो जंग लड़ता है और उसमें रिजीम चेंज नहीं होती तब उसकी नाकामी समझी जाएगी, रिजीम चेंज होती है और सिविल वार हो जाती है तब ट्रंप की नाकामी समझी जाएगी। तो ट्रंप के लिए भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो यहाँ पे नहीं कोई। अच्छा, ईरानियों को इस बात का पता है, लेकिन ना ईरानियों को तो इस बात का पता है ना, तो इसलिए ईरानी भी आराम से वो टाइम भी बाय कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन वो ये ऑफर भी कर रहे हैं कि ठीक है न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, कुछ बीच में भी हो सकता है कि 2-4 हमले भी हो जाए, न्यूक्लियर पे मुआहदा भी हो जाए, और मतलब अभी को बीच में कोई ड्रोन गिराया है, कोई 2-4 मिसाइल चल जाए, साथ में जनाब 2-4 एयर बम्बारमेंट भी हो जाए और ट्रंप का है, और उसमें फिर ईरानी भी कहेंगे कि हम तो पहले भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते थे, तो हमने तो कुछ वही बात जो हम पहले में कहते थे, हमारा तो फतवा था, तो हमने भी कोई खास कंसेशन नहीं दी है, तो उनके पास भी फेस सेविंग होगी, उनके पास भी फेस सेविंग होगी, तो आइडियली तो ये सोल्यूशन है। तो लेट्स होप मतलब बेटर सेंस प्रिवेल्स।
और बिलाखिर इस पे हो जाए एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन ये पाकिस्तान का इसमें मदऊ होना ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान का एक राइजिंग रोल है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में भी एक रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के रोल को तुर्की भी उसकी अहमियत को समझता है, सऊदी अरब भी उसकी अहमियत को समझता है, ईरान भी उसकी अहमियत को समझता है और अमेरिका भी उसकी अहमियत को समझता है। और अदरवाइज देखें ना, किसी भी निगोशिएशन के टेबल पे मौजूद होना आपकी अहमियत की बात होती है। बिल्कुल। मतलब वो जो नो बॉडीज है उनको तो कोई अहमियत नहीं देता ना। ट्रू। मतलब हमसे बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, उसके सऊदी अरब से हमसे बहुत बड़ी तिजारत है, यूएई से हमसे बड़ी तिजारत है, कतर से हमसे बड़ी तिजारत है, इनके वर्कर्स भी हमसे ज़्यादा वहाँ पे मौजूद हैं, उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया। ईरान के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, ईरान से तेल खरीदते रहे हैं, चाबहार की पोर्ट वो मतलब अभी ख़त्म होने जा रही है, लेकिन और अमेरिका के भी काफ़ी करीब रहा है, लेकिन उनको किसी ने इन्वाइट। लेकिन अभी जो ताल्लुकात में बेहतरी हमें नज़र आई है इंडिया और ईरान का, इंडिया और यूएस के दरमियान, ज़ाहिर उनकी डील वील हो गई है अभी दोबारा टैरिफ वाली, तो कहीं पे क्योंकि बाकी सारी बेसिस तो बंद हैं, यानी जॉर्डन नहीं कर रहा है या यूएई या सऊदी वगैरह की तरफ से तो बिल्कुल नो का रिस्पांस आया है, तो क्या फ्यूचर में कोई इस तरह का स्ट्रेटजिक अलायंस हो सकता है इंडिया के साथ? इंडिया कभी बेसिस नहीं देगा अमेरिका को, इंडिया कभी उनको अपने फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करने देगा। इंडिया ये ज़रूर चाहता है कि अमेरिका की अशात की शीरबाद से उनका इस खित्ते में एक रोल हो, अच्छा, लेकिन वो इंडिया उस खित्ते की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी नहीं इंगेज होना चाहता। वो कुछ मीडिएशन में कभी, मतलब इस मीडिएशन के रोल में इंडिया को बुलाया जाता, वो चला जाता, लेकिन इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि वो ईरान के साथ सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा हो जाए या ईरान के साथ इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। वो ईरान से भी अच्छा ताल्लुक चाहेगा, वो इसराइल से भी अच्छा ताल्लुक चाहेगा, वो यूएई और सऊदी अरब से भी अच्छा, एक बड़ी इकॉनमी को या एक बड़ी डेमोक्रेसी को, या फिर वो चाहेगा कि हाँ हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना, उसमें हमारा रोल लीडरशिप का रोल हो। अमेरिका हमें ये रोल दे कि हम अरेबियन सी में, ये गल्फ में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का करेंगे, लेकिन उसमें हम लीड करेंगे और हमारे साथ अरब मुल्क और उनकी नेवी हमारे साथ मिलकर काम करें। वो भी उसमें भी चाहेगा कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, लेकिन मैरीटाइम कम से कम फॉर द नेक्स्ट डेकेड और सो। मतलब अगर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है तो फिर तो होता है ना कि फिर बड़ी ताकतों की एक अपनी वो टर्म्स डिक्टेट भी करते हैं, लेकिन फिलहाल वो ये चाहेगा कि उसका एक पीसफुल सा रोल हो और वो इस खित्ते में काम करे। तो इंडियन इस हवाले से बड़े स्मार्ट हैं उनके, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान का ये है कि सबके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। सारे मुल्क ये समझते हैं इस खित्ते के कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये मुल्क आपस में लड़ें, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को भी साथ दिया और ईरान, हालांकि पाकिस्तान को ये लगता रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब के ज़्यादा करीब रहा है हिस्टोरिकली, तो ईरान में उस हवाले से खदशात भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर कभी कोई ईरान के साथ कोई एक हॉस्टिलिटी नहीं आई है। मतलब खदशात भी रहे हैं, पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस होता है तो कभी सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगता था, कभी ईरान पे लगता था कि वो एक ग्रुप की सपोर्ट करते हैं, ये दूसरे की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन ताल्लुकात को बिगड़ने नहीं दिया, एक हद से आगे नहीं गया। बीच में कुछ थोड़ा एक हुआ भी, वो एक मिसाइल के छोटा सा एक्सचेंज हुआ था, लेकिन और इसी वजह से जो अब देखें ईरान के हवाले से यूएन में पाकिस्तान के स्टांस देखें, मतलब कितना खुल के पाकिस्तान बात करता है और कितना स्ट्रांगली बात करता है, और अमेरिका वहाँ पे बैठा होता है और उसके सामने बैठा होता है और इसराइल बैठा होता है, और पाकिस्तान मतलब मेरा ख्याल कि पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांगली वर्डेड कोई जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी और मुल्क की आती हैं। कतर पे हमला हुआ तो कतर से ज़्यादा जो सख्त मौक़िफ़ लिया वो पाकिस्तान ने लिया। तो मेरे ख्याल में हम मिलिटरीली किसी की मदद कर सकें या ना कर सकें, लेकिन मिडल ईस्ट के हर मुल्क के हर इशू में मॉरली, पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की सपोर्ट इन खित्तों में मौजूद रही है। और ये कई देखें ना इंडिया में ख़ास तौर पे और कई जगहों पे हमारे अपने लोग भी कहते हैं तो पाकिस्तान तो जी अमेरिका को प्रॉक्सी है ये वो हम अपनी बात ना उसको एक्नॉलेज नहीं करते। हम एक छोटा मुल्क होने के बावजूद हमारी वेपन्स की डिपेंडेंस है, हमारी इमदाद, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो ये सारी चीज़ें, लेकिन कौन सा मौका था जब इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने UN में एक सही पोजीशन नहीं ली है। तो मतलब इस बात की एक एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया मुख्तार साहब। और नाजरीन, ये एक रीसेंट डेवलपमेंट थी जो कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दरमियान पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, जो कि खुशाइन बात है डेफिनेटली, और उम्मीद करते हैं कि अमन की तरफ ये एक अच्छा कदम होगा और ये बजाय बात जंग की तरफ जाने कि इसका कोई परअमन सलूशन निकले, किसी एक बात पे एग्री हो जाए और विन विन की सिचुएशन सबके लिए और वही आम आदमी के लिए भी विन विन की सिचुएशन होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई कोई भी डेवलपमेंट होती है उसके साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।